आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। फिर गिरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की फॉल सीलिंग, भ्रष्टाचारियों की हो रही बल्ले बल्ले। समान थाना आरक्षक की गुंडागर्दी आई सामने, रिसोर्ट की बाउंड्री वॉल तोड़ी। पितृपक्ष की हुई आज शुरुआत, देखिए पितृपक्ष पर खास रिपोर्ट। और राहुल गांधी के ऊपर लगातार की जा रही अभद्र टिप्पणियों को लेकर आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया पुतला दहन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा की सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सीलिंग अचानक गिर गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रीवा में फॉल सीलिंग एक बार फिर गिरी। हालांकि इस दुर्घटना में कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। आपको बता दें कि फॉल सीलिंग गिरने की यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कई बार फॉल सीलिंग गिर चुकी है, जिसे अस्पताल प्रबंधन ने भी माना है। लेकिन लगातार हो रही घटनाओं से इस बात का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार किस सीमा तक हुआ होगा। मामले को लेकर डॉक्टर सुनील अग्रवाल ने बताया कि कंपनी के मेंटेनेंस की अवधि पूरी हो चुकी है, फिर भी अस्पताल प्रबंधन इसे ठीक करने पर लगा हुआ है। वहीं डायलिसिस सुविधा को भी जल्द शुरू करने की बात अस्पताल प्रबंधन द्वारा कही गई। सर, आज सुपर अस्पताल की फॉल सीलिंग गिरी, कई बार ऐसा हुआ। घटिया निर्माण, क्या इसकी किस तरीके से जाँच करेंगे? जी, हमारे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि जो अब हमारी जो फॉल सीलिंग्स हैं वो लगातार कई छतक गिरती रहती हैं, तो हम उसका कर रहे हैं। उसको निर्माण और मेंटेनेंस लगातार करते भी रहते हैं। और हम लेकिन वो थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं 5 साल से जो उसका जो पीरियड है 2019 के बाद से, तो वह ख़त्म हो चुका है। तो निर्माण एजेंसी की जिम्मेदारी तो ख़त्म हो गई, लेकिन हमने इसके संरक्षण के लिए बजट की भी मांग की है और हम ऑटोनॉमस बजट से भी निरंतर इसकी मरम्मत कराते रहते हैं आवश्यकता अनुसार। सर, डायलिसिस मशीन सुपर अस्पताल की इस समय खराब है, रिपेयरिंग का काम चल रहा है, कितने दिन में हम रीस्टार्ट कर देंगे? बिल्कुल, डायलिसिस की मशीन का जो हमारा उसके लिए मेंटेनेंस का कार्य कर रहा है, केमिकल से डिसइंफेक्शन चल रहा है। और उसके बावजूद भी हमने इमरजेंसी की सेवाओं के लिए हमने 4 डायलिसिस मशीनें हमारी सुपर स्पेशलिटी में अभी चल रही है। एसजीएमएच में 2 मशीनें चल रही हैं। इमरजेंसी में या अन्य किसी कारणों से अगर हेमोडायलिसिस भी नहीं है तो पेरिटोनियल डायलिसिस की सुविधा है। तो मरीज़ों को ऐसी कोई परेशानी या कोई इमरजेंसी में कोई तकलीफ नहीं आने देंगे और 1-2 दिन में हमारी वो मेंटेनेंस का कार्य भी पूर्ण हो जाए। रीवा शहर के गुरुकुल विद्यालय में स्टोर इंचार्ज की बिजली सुधारने के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन को इसका जिम्मेदार ठहराया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक रीवा निवासी इरशाद अहमद उर्फ राजू गुरुकुल स्कूल में बीते 17 से 18 सालों में स्टोर कीपर के रूप में पदस्थ थे। यहाँ मृतक राजू और उनका परिवार स्कूल परिसर में ही निवास करता था, जहाँ प्रबंधन द्वारा विद्यालय में स्टोर के अलावा उनसे कई अलग अलग काम लिए जाते थे। बताया गया कि बुधवार को लगातार हो रही बारिश के बीच विद्युत सुधार करने के लिए राजू को भेजा गया, जहां बिना सुरक्षा उपकरण के विद्युत सुधार कार्य करते वक्त वह करंट की चपेट में आ गए। घटना के तकरीबन 2 घंटे तक जब मृतक वापस घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। इस दौरान वह अचेत हालत में पड़ा मिला, जिसे पत्नी द्वारा उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कर्मचारी की मौत के बाद स्कूल प्रबंधन ने चुप्पी साध ली और घटना को दबाने का प्रयास कर रहा था। परिजनों ने आरोप लगाया है कि कर्मचारी राजू की मौत स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते हुई है और हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन पीड़ित परिवार का सहयोग करने की बजाय मामले को दबाने में जुटा हुआ है। का काम करते हैं। और कैसे घटना कैसे हुई? ये जनरेटर रूम में जाके बिजली का कोई काम कर रहे थे, उसी समय करंट का प्रवाह से उनको बिजली का काम आता था? बिजली का काम नहीं आता था, तो फिर क्यों करने गए? प्रबंधन ने करवा रहा था उनसे काम। जबरदस्ती जब नहीं काम आता तो क्यों करवा रहे? प्रबंधन वो क्या है, वो टीवी मैकेनिक थे तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो प्रबंधक उनको वो करवाता था। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? स्कूल की लापरवाही। तो स्कूल प्रबंधन आया यहाँ? नहीं, मैं तो अभी तक किसी को नहीं देखा। स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई आश्वासन दिया गया हो? नहीं, कोई नहीं आया है। कौन सा स्कूल है? गुरुकुल स्कूल। ये कहाँ पर है? चुरहटा में। कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? 16-17 साल हो गए। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले तो रीवा के हैं हम लोग प्रॉपर। पापा वहाँ छत्तीसगढ़ में सर्विस करते थे, मननगढ़ में। ये यही रहते थे गुरुकुल में? गुरुकुल में ही रह के सेवा करते थे। उनको लेकर यहाँ कौन आया था अस्पताल? वो वहाँ से भाभी लेकर आई थी। स्कूल प्रबंधन की कोई नहीं आया। 2-3 पता नहीं क्या घंटे से वहाँ पानी में पड़े रहे बिजली के करंट लगने के।
कोई नहीं बताया? कोई नहीं बताया। भाभी खोजने गई तब देखी कि पड़े हैं तो जल्दी से लेके भागी है। कुल मिलाकर क्या मानते हैं आप, किसकी लापरवाही? ये स्कूल प्रबंधक की पूरी लापरवाही क्या है। मांग है आप लोगों की? उचित कार्रवाई हो। वहीं पे ये हादसा हुआ है। नहीं इलेक्ट्रिशियन के पद पे नहीं थे, पर अक्सर यही काम कर, मतलब जैसे वहीं स्कूल प्रीमाइसेस में रहते थे तो अपना ये हुआ कि कभी ऐसा हुआ तो कर लिया, ऐसा कर लेते थे। नहीं अकेले ही थे ये, क्योंकि बाद में जब गार्ड ने इनको देखा है, जो गार्ड वहाँ रहता है उसने देखा है, तब उसने इन्फॉर्म किया। मेरे पास खबर आई है करीब 9:10 पे जी। इनके साथ कोई नहीं गया होगा। मैं तो था नहीं, देखिए मैं वहाँ था नहीं, मैं तो घर पे था। मैं वहाँ रहा हूँ तो मैं बता पाऊँ कि कौन था क्या था। और जब ये खबर मिली है, हम लोग आनंद फानंद में लेके इनको भगे हैं हॉस्पिटल के लिए। उस समय ये इन्वेस्टिगेशन करना कि कौन था साथ में, क्या था क्या नहीं था, वो एक समय नहीं था उस समय का। क्या मापदंड अपनाए जाते हैं? सारे मापदंड जो नॉर्मल मापदंड होते हैं सारे ही अपनाए जाते हैं। तो ये फिर कैसे बिना इलेक्ट्रिसिटी? सर ये बताइए, ये एक हादसा था। ये तो हम आप घर पे भी रहते हैं, कभी अगर जनरेटर चलता है, लाइट चेंज ओवर करना। मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे कि घर पे भी रहता है तो आदमी किसी को कहता है भैया चेंज ओवर चेंज कर दो। एक चेंज ओवर ऐसे हिलाने की बात होती है कि ऊपर से नीचे करना है या नीचे से ऊपर करना है। उसमें कोई इलेक्ट्रिशियन की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं पड़ती कि कोई मुझे तार जोड़ना है या कुछ ऐसा इलेक्ट्रिशियन वाला कोई काम तो करना नहीं होता था। सिर्फ एक हैंडल होता है, उसको ऊपर या नीचे करना होता है, दैट्स इट। अब ये तो तभी करंट लगा ना साहब, उतरा होगा तभी लगा होगा। अब चूंकि ये समान थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक अखिलेश्वर सिंह की खुलेआम गुंडागर्दी सामने आई है। रीवा शहर के समान थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक अखिलेश्वर सिंह की खुलेआम गुंडागर्दी सामने आई है। रीवा के वार्ड नंबर 10 शिवनगर में श्रीजी रिसोर्ट का पक्का निर्माण अखिलेश्वर सिंह ने स्वयं तोड़ दिया। श्रीजी रिसोर्ट के मैनेजर श्री शुक्ला ने जब उन्हें ऐसा करने से मना किया तो वो रिसोर्ट के मैनेजर सहित अन्य कर्मचारियों को गाली देते हुए मारने दौड़े। इतना ही नहीं, प्रधान आरक्षक श्री सिंह ने श्रीजी रिसोर्ट के मालिकों को भी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। प्रधान आरक्षक श्री सिंह ने बेतुकी हरकतों से रिसोर्ट की बाउंड्री वॉल तोड़ दी। इससे पूरे रिसोर्ट में पानी भर जाने से 50 लाख से ज्यादा का नुकसान श्रीजी रिसोर्ट प्रबंधन को हुआ। सुबह से बारिश हो रही थी, बारिश का पानी आ रहा था, तो अखिलेश्वर सिंह जो समान थाने में पदस्थ हैं वो आए और यहाँ पे फोड़ने लगे, तो मैंने उनको मना किया कि आप क्यों फोड़ रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि नाली से तो पानी आ रहा, काफी पर्याप्त पानी आ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, नाली से पानी नहीं, मेरे को पूरा फोड़ के यहाँ पे नाला बनाना है। वो नाला उन्होंने वहाँ पे फोड़ दिया। आप देख सकते हैं वहाँ पे उस कोने पे, वहाँ से उन्होंने जैसा फोड़ा पूरा पानी, अब देखिए हमारे यहाँ पूरा भरा, मेरा पूरा एमपीबी का जो भी पूरा पैनल है पूरा डूब गया है, करंट उतर सकता है उसमें। वो बाहर मेरी जेसीबी खड़ी है जो पानी में डूब चुकी है वहाँ पे। और हमारा यहाँ बहुत सारी घासें हैं जो भी हमने पेड़ पौधे लगाए थे, पूरी बाउंड्री हमारी है, कभी भी धराशायी हो सकती है। लगभग कितने का नुकसान? ये तकरीबन हमारा 80 लाख के आसपास का नुकसान है, 70 से 80 लाख के बीच। नगर निगम द्वारा पहले भी नाली बनाई, नगर निगम के द्वारा पहले जो नाली पाइप उन्होंने डलवाया था उससे पानी खूब आ रहा था, अच्छा पानी आ रहा था। लेकिन अभी उनका कहना यह था कि मेरे को नाला ही बनाना है यहाँ पे। उसमें वो आए और अपना सब्बर और ये सारी चीजें पूरा लेके आए, उसको पूरा वीडियो मेरे पास है। मैंने जब मना किया, मेरा स्टाफ भी था, तो उन्होंने बोला कि शांत रहना, अन्यथा मार दूंगा अभी यहीं पे ऑन द स्पॉट। तो हम लोग वहाँ से वो हो गए, साइलेंट हो गए। आपने उच्च अधिकारी को इसकी सूचना दी? जी, मैंने जो संबंधित हमारे वो थे वहाँ पे हमने किया, संबंधित थाने में भी हमने कर दिया। अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं, अभी कोई आया नहीं इस पार्ट में अभी पंचनामे के लिए। अखिलेश्वर सिंह है कौन? अखिलेश्वर सिंह ये आप समान थाने पे हैं, समान थाने पे इस पोस्ट में ये मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन समान थाने पे हैं, आरक्षक हैं या सिपाही हैं, ये मेरे को जानकारी नहीं है। तो उनको आपके गार्डन से क्या दिक्कत है? उनको हमारे गार्डन से आए दिन मतलब दिक्कत होती है उनको, कभी कुछ जबकि पानी पर्याप्त मात्रा में निकल रहा था। उनका मकान भी यहाँ नहीं है, उनका मकान तो ये इधर है, उनका मकान जहाँ से उन्होंने फोड़ा है उससे तकरीबन 100 फीट आगे। मऊगंज जिले के हनुमाना में कदवा तालाब के पास स्थापित भगवान भोलेनाथ की मूर्ति गायब हो जाने से ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया, जिसके बाद ग्रामीण भजन कीर्तन करते हुए धरने पर बैठ गए। हनुमाना के कनवा तालाब में स्थित शिवलिंग की चोरी कर ली गई। इस संबंध में जानकारी दी गई है कि विगत रात हनुमाना बाजार के पास स्थित भगवान शिव जी के मंदिर में भगवान शिव की सैकड़ों वर्ष पुरानी शिवलिंग स्थित, जो समस्त नगर की आस्था का केंद्र थी, जिसे असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर से हटा दिया गया। इस प्रशासन से मांग की गई है कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाए एवं दोबारा इस प्रकार की नीच हरकत ना हो सके, इसकी समुचित व्यवस्था हो। इस संबंध में नगर में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जिन लोगों ने चोरी की है उनको जब तक पता नहीं चलेगा हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। शासन प्रशासन मौन धारण बैठा है। अभी तक आए, पता चला है कि आई ने आए थे और अपना वो देखा ताका, बोले कि हम
वो बुलवा रहे हैं। अभी तक इसकी जानकारियां हम लोग को नहीं अवगत कराया गया, इसलिए हमने भोले बाबा के दरबार में बैठे हैं धरने पर। कब तक बैठे रहेंगे? जब तक इसका पता सही ढंग से नहीं लगेगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि भोले बाबा हमारे स्थापित हो, जिस तरह से हम स्थापित थे जो बदमाशी किया उसको पकड़ा जाए, उसकी कार्रवाई हो जाए उसके ऊपर। किसी के ऊपर शंका है? अभी हमारे ऊपर अभी हम किसी को कह नहीं सकते कि देखा नहीं गया है। हाँ? किसी को देखे नहीं कैसे कह दें? शासन की जिम्मेदारी है कि वो पता लगाए कौन इसमें सम्मिलित है, ये उनका काम है। चोरी हो गया, इसके विषय में आपको क्या कहना है? हर हर महादेव। हम ये कहते हैं बाबा का यहाँ लोगों को बहुत बड़ी आस्था है, लोग यहाँ आते हैं, बहुत मंदिर ये बहुत पुराना है और यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। जब सुबह में यहाँ आए 5 बजे के लमसम जाते बाबा अपनी जगह पर नहीं थे, जो कि पिछली बार भी 1-2 बार बाबा का प्रयास हुआ है कि यहाँ से शिवलिंग जो है उठा के तालाब में डाल दिया गया कुछ अराजक तत्वों के द्वारा, और इस बार भी वही घटना हुई है। तो हम चाहते हैं शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जो ये ऐसी घटना की है उन सबको तलाशा जाए और बाबा का जो है मंदिर में स्थापित किया जाए। ये कैसे पता चला कि शिवलिंग तालाब में डाला गया है? ये जो पिछली बार घटना हुई थी उससे हम लोग लगा कि ये डाला गया था, और इस बार क्या किया क्या नहीं किया वो तो प्रशासन जब इसकी जांच करेगा ढूंढेगा तब तो पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या इसके पूर्व में ऐसी घटना हो चुकी है? इसके पहले पूर्व में ऐसी घटना हो चुकी थी, तभी तो हम लोगों को ये लगता है कहीं यहीं तालाब में न डाले हूँ। अच्छा, पहले तालाब में डाल दिया गया? हाँ, पहले तालाब में डाला गया था तो लोगों ने ढूंढ लिया, लोगों ने ढूंढा पानी भरा है इसलिए कुछ लोग ढूंढे और अभी फिलहाल में नहीं मिल पाई। असामाजिक तत्वों को नहीं पकड़ा गया था इस बार? उस बार नहीं पकड़ा गया था, उस बार भोलेनाथ मिल गए थे तालाब के दौरान, हम लोग तालाब में दिखवाए तो मिल गया था। इस बार जो है ढूंढने पर नहीं मिले भोलेनाथ जी। मंदिर में शिवलिंग की चोरी हो गई, मामला है तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अभी सूचना सुबह मिली है मंदिर से भगवान की मूर्ति जो है गायब है। हम लोग मौके पर आए हैं और संभावना ये है कि शायद वहीं लगा सा तालाब है तो पानी में डाल दिया गया है। जी जी। तो NDRF की टीम भी बुलाई गई है जी। उसकी तलाश की जा रही है। यहाँ किस लिए बैठे हैं आप लोग? 5 बजे आते हैं सफाई भाई नगर पंचायत का वार्ड क्रमांक 12 और नवसम्मिलित कनवा तालाब शिव प्राचीन मंदिर जो बहुत पुरानी मंदिर है। आज इस मंदिर के शिवलिंग भगवान भोलेनाथ को कुछ अराजक तत्वों ने शरारती कर हमारे भोलेनाथ को यहाँ से कई अंतरंत्र जगह उठा के फेंक दिए हैं, चोरी कर गए हैं, शरारत की गई है। इस बदमाशी को जिस तरह से उन्होंने अपने काम को अंजाम दिया है, नगर में एक बहुत बड़ा आक्रोश है, हिंदू धर्म की आस्था को चोट है। मैं आपसे और हमारे साथी जितने भी हैं इस घटना को जैसे ही सुबह यहाँ के भक्तगण भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए आए और उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ को न पाकर लोगों को यह जानकारी दिए कि यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है भगवान भोलेनाथ का वहाँ शिवलिंग नहीं है। इसी बात को लेकर हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और प्रशासन से हमारा मांग है कि इस भोलेनाथ के शिवलिंग को जितना जल्दी से जल्दी हो ढूंढकर पता लगाकर अति संवेदनशील जगह को न बने, इसके पहले भोलेनाथ को लाके यहाँ स्थापित कराएं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज शिव मंदिर के सामने बैठे। कितने घंटे से बैठे हैं? भाजपा नेताओं द्वारा राहुल गांधी पर लगातार की जा रही अभद्र टिप्पणियों को लेकर आज NSUI के पदाधिकारी ने पुतला दहन किया और माफी मांगने की बात। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लगातार अभद्र टिप्पणियां किए जाने को लेकर आज NSUI के पदाधिकारियों ने पुतला दहन किया। वर्तमान समय में 6 से 7 बयान ऐसे आए जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इसी को लेकर आज NSUI कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी को केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू एवं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रघुराज सिंह के द्वारा अभद्र टिप्पणियां की गई थी। इसके अलावा शिवसेना के एक नेता ने भी विवादित बयान दिया था। उन्हीं के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई है, साथ ही माफी मांगने की बात कही गई। आपको याद ही होगा कि इस बीच राहुल गांधी को आतंकी कहा गया। राहुल गांधी की जीप काट कर लाने वाले को 11 लाख रुपए के नाम देने सहित कई ऐसे अनर्गल बयान सामने आए जिसे लेकर देश भर कांग्रेस समर्थकों में आक्रोश है। मामले को लेकर क्या कहना है NSUI का, आइए आपको सुनवाते हैं। लगातार विवादित बयान देते रहते हैं पदाधिकारी, चाहे बीजेपी विधायक हो चाहे बीजेपी सांसद हो। अभी हमारे नेता राहुल गांधी जो जन जन के नेता बन चुके हैं, जिनकी छवि को धूमिल करने का ये हर प्रयास कर चुके हैं,
हर प्रकार से पैसे से लेकर हर प्रकार से इन्होंने प्रयास किया कि उनकी छवि को धूमिल किया जाए, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी जी को किसी प्रकार से जब ये वो नहीं कर पाते हैं, धूमिल नहीं कर पाते उनकी छवि को, तो ये उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं। आपके राज्यसभा के मेंबर है रंजीत सिंह बिट्टू, उन्होंने एक बयान दिया है कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं। राहुल गांधी से बड़ा आतंकवादी कोई नहीं है देश में। आपको मणिपुर में घटना होती है, महिलाएं को नग्न करके घुमाया जाता है, वो अपराधी नहीं है। बंगाल में घटना होती है, वो अपराधी नहीं है। और राहुल गांधी जो देश की लड़ाई लड़ रहा है, देश के लोगों की लड़ाई लड़ रहा है, किसान की लड़ाई लड़ रहा है, वो अपराधी है। आपके शिवसेना के महाराष्ट्र के विधायक ने एक बयान दिया जो कि सरकार के पक्ष में, उन्होंने बयान दिया कि इनको राहुल गांधी को जो जुबान काट के लाएगा उनको 11 लाख का हम इनाम घोषित करेंगे। ये इनके ऊपर जुबान क्यों नहीं करते? जो रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, इनके ऊपर इनाम क्यों नहीं घोषित करते? हमारा नेता एक सच्चा नेता है। राहुल गांधी जन जन की लड़ाई लड़ने को तैयार है, और हमारे नेता पर अगर बात आएगी तो हम लोग जो ये आतंकवादी की बात करते हैं और जो आतंकवादियों को जाके नहीं लड़ते हैं और ये दिखावा करते हैं, और जो सच्चा नेता लड़ाई लड़ रहा है उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं, गलत है। इनको माफी मांगनी होगी। अभी आपने देखा कि एक बीजेपी के सांसद है हमारे रीवा में, उन्होंने भी अभद्र टिप्पणी की। हमारे जो नेता काम करता है, जिससे इनको छवि का उनको धूमिल नहीं कर पाते हैं, उनकी छवि को ये खराब करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अब ये एनएसयूआई बर्दाश्त नहीं करेगी। सोशल मीडिया पर कट्टे से हवा में फायर करते युवक का वीडियो वायरल हुआ था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रीवा एसपी विवेक सिंह को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सोशल मीडिया में एक युवक का हवा में बंदूक से फायर करती वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे संज्ञान में लेते हुए समान थाना और गोविंदगढ़ थाना पुलिस को जांच की जिम्मेदारी दी गई। जांच के दौरान पाया गया कि छत्रपति नगर का रहने वाला राहुल सिंह नाम का युवक है, जिसने 315 बोर के कट्टे से फायर कर वीडियो अपनी इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से अपलोड किया था। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके ऊपर 25 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। साथ ही युवक ने हथियार कहां से पाया, इसकी भी जांच की जा रही है। एक इंस्टाग्राम या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त वीडियो में त्वरित कार्रवाई के निर्देश प्राप्त किए थे। बाद में जब उस व्यक्ति की युवक की तस्दीक की गई तो राहुल सिंह नाम के व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान हुई थी। उसमें वो किसी फायर आर्म से फायर करता हुआ दिख रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सिविल लाइन और गोविंदगढ़ की टीम को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया था। पता चला कि वो फिलहाल छत्रपति नगर का रहने वाला है। तुरंत उसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी उपरांत उसके पास से एक 315 बोर का कट्टा बरामद किया गया है और उसके विरुद्ध 25-27 साल तक के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत किया जाएगा। इस संबंध में आगे की भी अभी जाँच की जा रही है। इस संबंध में भी जांच की जा रही है कि सोर्स क्या है, आखिर आर्म्स आया कहाँ से। तहसीलदार के ऊपर एफआईआर दर्ज करने के विरोध में मध्य प्रदेश राजस्व संघ के सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। इस संबंध में आज राज्य मंत्री के नाम कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा गया। मामले को लेकर कर्मचारी संघ के सदस्यों ने बताया कि बीते दिनों जबलपुर के आधारताल में पदस्थ तहसीलदार हरि सिंह धुर्वे के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन था। बताया जा रहा कि न्यायालय में नामांतरण प्रकरण के लिए एक याचिका लगाई गई थी, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई थी। मामला न्यायालय में होने के बावजूद भी नियम के विरुद्ध तहसीलदार के ऊपर फिर दर्ज कर दी गई। इसके विरोध में अभी कर्मचारी 3 दिन के सामूहिक अवकाश पर हैं। इसके बाद 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। 22 तारीख को प्रदेश स्तरीय बैठक होगी, जिसमें निर्धारित किया जाएगा कि आगे क्या करना है। ऐसा हुआ है, यही घटना तहसीलदार के साथ और पटवारी के साथ दोनों के साथ हुई है, इसलिए हम लोग साथ में हैं। शासन प्रशासन से ये है कि अगर कोई प्रकरण है, अपीली प्रकरण है, तो उसमें अपील में जाता है, अपील में खारिज होती है और फिर उसके आगे भी अपील होती है। ये थोड़ी है कि कोई अपीली प्रकरण हो और उसमें एफआईआर हो जाए, तो जबरदस्ती वाली बात है। ऐसा कौन करे? कोई आदेश ऐसा नहीं करेगा, कोई रिपोर्ट नहीं लगाएगा। भाई रिपोर्ट में मान लीजिए हर एक जानकारी तो गांव की नहीं रहती, और कोई जानकारी अगर गलत हो गई तो इसलिए ना अपील बना है उसके लिए कि अपील में जाएंगे तो अगर गलत है तो खारिज हो जाएगी, अगर सही है तो पास हो जाएगा। तो पटवारी लोग भी क्या धरने पे जा रहे हैं? हाँ, वो भी इन्हीं के साथ। कब तक रहेगी आप लोग?
ये अब देखते हैं अगर राजस्व अधिकारी संघ जबलपुर के आधारताल तहसील के तहसीलदार श्री हरि सिंह धुर्वे के विरुद्ध बिना किसी विभागीय जांच के एक न्यायालयीन प्रकरण में आदेश के कारण उनके विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उसके विरुद्ध आज पूरा मध्य प्रदेश का तहसीलदार संघ, कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ 3 दिवस की सामूहिक अवकाश पर जा रहा है। उसके उपरांत हम 2 दिवस सामूहिक रूप से जो शासकीय अवकाश है उसका उपभोग करेंगे। 22 तारीख को भोपाल में हमारी कार्यकारिणी का सम्मेलन सह निर्वाचन होना है। उसके उपरांत जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। इस दौरान हमारे साथ जो पटवारी संघ है, प्रदेश पटवारी संघ, वह भी अवकाश पर रहेगा और क्योंकि हम सभी लोग अवकाश पर रहेंगे, सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, तो इस पर मेरा यही कहना है कि क्योंकि जो जबलपुर की घटना है उससे हम सब व्यथित हैं और कहीं ना कहीं सभी लोग इसकी मांग करते हैं कि विभागीय जांच के माध्यम से एवं जो नियमानुसार जो प्रक्रिया है उसका पालन किए बिना ये जो कार्रवाई की गई, इस सब का हम सामूहिक रूप से विरोध करते हैं। पूरा राजस्व अमला इसका विरोध करता है और उसी हमारे समर्थन में हमारा पटवारी संघ भी हमारे साथ है। देखिए, इसमें हमारी प्रदेश कार्यकारिणी आगे की कार्रवाई के लिए निर्णय लेगी। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में पिता की अंतिम इच्छा को देखते हुए आज सेवानिवृत्त शिक्षक का देहदान किया गया। दधीचियों की फेहरिस्त में आज एक और दानदाता शामिल हो गए। नाम है जानकी प्रसाद वर्मा। आपको बता दें कि जानकी प्रसाद वर्मा रघुनाथगंज में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि मरणोपरांत उनके शरीर को छात्रों के अध्ययन के लिए दान किया जाए। उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने आज उनके पुत्र अपने स्वजनों के साथ संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और अपने पिता का शरीर दान कर दिया। और क्या उनका वो हमारे पिताजी हैं स्वर्गीय श्री जानकी प्रसाद वर्मा। वो शिक्षक थे, व्याख्याता थे आपके जी रघुनाथगंज में नई गढ़ी। उनका उद्देश्य ये था, वो कई बार कह रहे थे कि आप लोग हमारा शरीर को देहदान करने के लिए फार्म ले आइए, भराइए, जिससे मेडिकल कॉलेज में हमारी बॉडी हो और उससे छात्र ज्ञान प्राप्त करें, पढ़ें, पढ़ाई करें और हो सकता है कि मेरा अंग भी किसी के काम आ जाए। इस उद्देश्य से हम लोग आज मेडिकल कॉलेज में उनको ले आए हैं और मेडिकल कॉलेज में पिताजी के आपकी अंतिम इच्छा यही थी? हाँ, पिताजी की अंतिम इच्छा ये थी कि हमारा कोई भी चीज़ मेडिकल कॉलेज में हो। श्री जानकी प्रसाद वर्मा जी ने जिन्होंने संकल्प लिया था करीब 2021 में शपथ पत्र के माध्यम से कि हम अपनी शरीर को अपनी मृत्यु के बाद चिकित्सकीय ज्ञान के लिए, शोध के लिए, चिकित्सा विज्ञान के विकास के लिए देह को दान करने की इच्छा व्यक्त की थी। तो आज उनके जो पुत्र हैं, परिजन हैं, वो सभी आए और उन्होंने उनकी इच्छानुसार उनका देहदान यहाँ पे किया है, जिसकी हमारे चिकित्सकीय विज्ञान, चिकित्सा छात्रों उसकी वृद्धि के लिए हमेशा आवश्यकता रहती है। और हम उन मृत आत्मा को इसके लिए उनको आभार व्यक्त करते हैं, उनको बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके परिजनों को, कि हम ये चिकित्सा महाविद्यालय शामशाह और उसके छात्र और शिक्षक सभी भाग्यशाली हैं कि ऐसे जो समाज सेवी हैं, जो जीवन काल में भी अपना संघर्ष करते रहे, खुद शिक्षक थे, सभी लोगों को शिक्षा देते रहे और आज अपनी मृत्यु के बाद भी सबको यह शिक्षा देके गए हैं कि उनका जीवन का हर अंग, हर कण, हर आत्मा, सभी लोग शिक्षा ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपयोग। मेडिकल कॉलेज में और भी देह की जरूरत पड़ती है? देह की हमेशा निरंतर ज़रूरत रहती है। हर वर्ष बैचेज आते हैं और हमारा इससे संदेश हम देना चाहते हैं कि आजकल देह दान के साथ साथ कई बार ब्रेन डेड भी हो जाते हैं कई लोग, जिनकी जीवन की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य हो जाती हैं हमारे, और इसके लिए एक बड़ी चिकित्सकीय टीम होती है जिसमें समाज सेवी भी लोग रहते हैं और भी चिकित्सकीय ज्ञान के एक कमेटी रहती है, जिसको ऐसी ब्रेन डेड जो लोग हैं एक्सीडेंटल या किसी और कारण से, बीमारी से, जब हमारे आईसीयूज़ में वेंटिलेटर्स पर रहते हैं और पता लेता है कि अब ये वेंटिलेटर पर सिर्फ धड़कनें रहती हैं और ब्रेन डेड होने के बाद उनकी चेतना में आना असंभव हो जाता है, तो ऐसे लोगों को के ऑर्गन्स हैं उनको डोनेशन में काम में लाया जा सकता है, क्योंकि वेंटिलेटर पर अपन रखे भी रहेंगे तो उनका कुछ नहीं होता, 2-3 दिन बाद वो सब हो जाता है। लेकिन किस एज के लोगों का डोनेशन में काम आता है? उसमें किसी भी एज का काम में आ सकता है और उसको उसी हिसाब से लगा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि उन लोगों का भी डोनेशन होना चाहिए, ऐसे संकल्प लेना चाहिए कि जब मेरी कोई। अमैया के राजा भगवान गणेश का आज विसर्जन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी।
7 सितंबर से गणेश उत्सव प्रारंभ हुआ था, जिसके बाद शहर में विभिन्न जगहों पर भगवान गणेश की मूर्तियां विराजित की गईं और उसमें प्रतिदिन भक्तों का आना जाना लगा रहा। लेकिन रीवा में सबसे ज्यादा चर्चित अमैया के राजा भगवान गणेश के पंडाल में सबसे ज्यादा भीड़ जुटती है। कल भारी बारिश के चलते विसर्जन कार्यक्रम रोक दिया गया था, लेकिन आज विसर्जन के दौरान हजारों की संख्या में भक्तगण सड़कों पर नाचते गाते नजर आए। इस दौरान ढोल नगाड़ों की आवाज से शहर गूंज उठा। अमैया के राजा की विशाल प्रतिमा देखते ही बनती थी। रंग बिरंगे कपड़ों में युवक युवतियां उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे। वैसे तो 15 सितंबर से ही गणेश विसर्जन आरंभ हो गया था, जबकि 16 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। लेकिन 16 तारीख को भारी बारिश के चलते बड़ी प्रतिमाओं को ले जाना संभव नहीं था, जिस वजह से आज विसर्जन किया गया। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आज भाद्रपद की पूर्णिमा 18 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो गया। पितरों को याद करने का ये पर्व 2 अक्टूबर तक चलेगा। जानिए पितर कौन होते हैं, पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष क्यों कहते हैं, इन दिनों में कौन से शुभ काम ना करें, किस दिन किसका श्राद्ध करना चाहिए और घर घर पर श्राद्ध करने की विधि, पूरी जानकारी दे रहे हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर संदीप शुक्ल। 17 तारीख से जो है पितृ लग रहे हैं और जो ये चलेंगे 2 तारीख तक। 2 तारीख को जो है पितृ विसर्जन है। ऐसा माना जाता है कि जो है अगर पितरों के पहले पंचक आ जाते हैं तो जो पितर होते हैं वो पंचकों को भी बरकाते हैं, तो पंचक के पहले ही पितर आ जाते हैं। तो इसके कारण जो है पंचक लगने के पहले ही जो है जिन लोगों ने गया जी वगैरह नहीं किया है, जिन लोगों पर बद्रीनाथ वगैरह नहीं किया हुआ है, तो और जो लोग अर्घ देते हैं, पानी देते हैं, जल देते हैं और पितरों की श्राद्ध वगैरह करते हैं, तो उनको जो है उसके पहले ही पितरों का जो है एक सामान्य सा गोबर से लीप के चबूतरा बना लेना चाहिए और उसमें अक्षत, चावल, तेली, पुष्प, सफ़ेद पुष्प वगैरह रखने चाहिए। तो उससे जो है पितरों की जो है संतृप्ति होती है। तो जब पितर जो है शुरू होते हैं तो निश्चित रूप से जो जिनके यहाँ लोग गया जी हो आए हैं, बद्रीनाथ को आए हैं, पितर उनके जो है गया जी और बद्रीनाथ जा चुके हैं, तो उनको जो है श्राद्ध ही करनी पड़ती है। उन तिथियों पर, जिन तिथियों पर पितर गए हैं, माता पिता गए हैं या बाबा दादी गए हैं, उन तिथियों पर जो है श्राद्ध करते हैं। उनको जो है जलांजलि नहीं देनी पड़ती, लेकिन श्राद्ध अवश्य करनी पड़ती है। लेकिन जो लोग गया जी नहीं गए, जो लोग बद्रीनाथ वगैरह नहीं गए हैं और उनके माता पिता नहीं हैं, उनके पितर नहीं हैं और उन पितरों की संतृप्ति के लिए जो है उनको रोज जो है जलांजलि देनी पड़ती है। तो जलांजलि के लिए जो है पूर्व मुख होकर जो है जलांजलि दी जाती है, उत्तर मुख होकर जलांजलि दी जाती है, दक्षिण मुख होकर जलांजलि वगैरह दी जाती है। तिल, जौ आदि का दान करके जो है सफ़ेद फूल आदि पुष्प रख कर जो है हर तरह के पुष्प को रख कर जो है जलांजलि देनी चाहिए, जिससे जो है
पितृ संतृप्ति होती है। रोज जो है तर्पण करना चाहिए, जल देना चाहिए। और साथ में जब श्राद्ध पड़े, जब पितरों की श्राद्ध पड़े, बाबा दादी की, माता, अगर माता पिता नहीं है, माता पिता की अगर जब श्राद्ध पड़े तो वह श्राद्ध करनी चाहिए, ब्राह्मण भोज करना चाहिए, ब्राह्मण को बुलाना चाहिए और उसका भोजन आदि करना चाहिए, पिंड दान वगैरह करना चाहिए, पूजन आहुति वगैरह हवन आदि को करना चाहिए, जिससे जो है लाभ की प्राप्ति होती है और पितृ संतृप्ति होती है। पितृ संतृप्ति इसी तरह की होती है जैसे कि देवताओं की पितृ संतृप्ति होती है। जैसे देवता होते हैं, अपन नवरात्र में देवी आदि की पूजा करते हैं, इसी तरह पितर भी होते हैं। 15 दिन के लिए पितर जो है वो पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने अपने घरों में जाते हैं। अगर आप जो है उनके लिए कुछ करते हैं, उनके लिए जो है पूजा पाठ, नियम, व्रत, दान, पुण्य अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से वो जो है पितरों को जो है प्राप्त होती है। इस तरह की जो है पितृ संतृप्ति के लिए जो है पितरों में जो है कार्य करना चाहिए। 17 तारीख पूर्णमासी से जो है पितर लग जाते हैं और ये पितृ विसर्जन जो है अमावस्या के दिन जो है 2 तारीख को होगा। ऐसा माना जाता है कि पितर जो है पितरों में तकते हैं कि वे जातक जो है हमारे लिए कुछ करेगा। अगर वो कुछ नहीं करता तो दीपावली तक जो है पितर तके रहते हैं कि नहीं, अब हमारा वंशज हमारे लिए कुछ करेगा, हमारी संतृप्ति के लिए हमारे नाम से कोई दान पुण्य करेगा। तो निश्चित रूप से अगर आप दान पुण्य करते हैं तो लाभ की प्राप्ति होती है। अगर आप जो है दान पुण्य नहीं करते हैं तो पितर जो है आपको श्राप देकर चले जाते हैं। और उसी कारण से कुंडलियों में आजकल जो काल सर्प दोष, पितृ दोष, ऋण दोष आदि जो देखा जाता है, तो इसी कारण से आगे चलती वंशजों में जो है ये जो है दोष पैदा होते हैं। इसीलिए पितृ संतृप्ति के लिए जो है ये पितृ पक्ष के लिए पितृदान जो है बहुत आवश्यक है। इसको नियमबद्ध तरीके से ब्राह्मण से समझकर, अच्छे योग ज्योतिषी से समझकर पिंड दान वगैरह करना चाहिए, जिससे कि जो है लाभ की प्राप्ति हो। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस BCI, PCI, AICTE नई दिल्ली व उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त तथा APSU रीवा और RGPV भोपाल से संबद्ध पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ नियमित पाठ्यक्रमों में लॉ कोर्सेज BA LLB, LLB, LLM, BCom LLB, BBA LLB, मैनेजमेंट कोर्सेज MBA, IT, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, BBA, फार्मेसी कोर्सेज D फार्मेसी, B फार्मेसी, फार्मेसी के अलावा BA ऑल ग्रुप, BBA, BCA, BCom, BSc, CS, PCM, BSc CBZ, BSc बायोटेक, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस व बायोटेक, MA हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, MCom, MSW, PGDCA उपलब्ध हैं। सन 2002 से लगातार आपकी सेवा में तत्पर पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज, फ्री बस फैसिलिटी फॉर सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स, 500 computers with high-tech computer lab, AC auditorium, research level biotech lab, free e-library and e-journals। तो हमारा पता याद रखें, हमारा हेड ऑफिस है 24 हेडगेवार नगर, कॉलेज चौक, रीवा। हमारे कॉलेज कैंपस हैं करहिया सिमरिया रोड, रीवा और हरदी सिमरिया रोड, रीवा। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए संपर्क करें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। समान थाना अंतर्गत रतहरा में करंट लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर समान थाना प्रभारी हितेंद्र शर्मा ने बताया कि फोन पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में पेड़ पर लटका हुआ है। मौके पर पहुंची टीम ने देखा तो बिजली लगने से युवक झुलस गया था। घटना हनुमाना वाटिका रतहरा के पास की है, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया। हनुमान वाटिका रतहरा के पास एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पेड़ में बकरियों के लिए कुछ व्यवस्था कर रहा था, काट रहा था पेड़ की कुछ पत्तियां वगैरह। इसी दौरान पेड़ में करंट आने से उसकी मतलब घायल अवस्था में पेड़ में जो लटका रह गया था,
सूचना पर तत्काल थाना समाल से उपनिरीक्षक आंचल सिंह और स्टाफ के साथ मौके पर पहुंची थी। उसको तुरंत वहां से रेस्क्यू करके इलाज के लिए भेजा गया है। वर्तमान में स्वस्थ है। उसके हाथ में करंट के कारण कुछ जलने की चोटें आई हैं, बाकी पूर्णतः उपचार उसका किया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।